नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर रुड़की से है। पूर्व राज्य मंत्री व वरिष्ठ समाज सेवी सैयद अली हैदर जैदी ने अपने आवास पर मशहूर शायर शमीम अहमद कुरैशी की याद में एक नशिस्त कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें मंगलौर के शायरों ने शिरकत की और अपने अपने कलामों से वजीयती पैगाम दिया है। इस मौके पर प्रोफेसर तनवीर चिश्ती काजी और साथ ही मोनिश मंसूर मंगलौरी, अबरार मंगलौरी और साथ ही समर मंगलौरी, सलीम फारूकी सहित अन्य शायर मौजूद रहे, जिन्होंने शायर शमीम कुरैशी की याद में अपने अपने कलाम पेश किए। वहीं पूर्व राज्य मंत्री व वरिष्ठ समाजसेवी सैयद अली हैदर जैदी ने कहा कि शमीम कुरैशी वह शख्सियत थी जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता है और वह हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेंगे। वहीं प्रोफेसर तनवीर चिश्ती ने बताया कि 7 जून को 95 साल की उम्र में उनकी मौत हो गई, जिससे पूरे मंगलौर में शोक की लहर दौड़ गई थी और साथ ही आज इसीलिए उनकी याद में इस नशिस्त का आयोजन किया गया है। वहीं उभरते शायर समर मंगलौर ने भी कहा कि ऐसे शायर की क्षति को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता है। मशहूर भी रहे हैं। हज़रत शमीम कुरैशी नफीस इंसान और जिन अच्छे लोगों की सोहबत में रहे, उनसे सही तौर पर ट्रेनिंग हासिल करके एक मुकम्मल इंसान की हैसियत से वो मंगलौर में रोशनास हुए। उम्दा गुफ्तार, उम्दा रफ्तार, उम्दा तौर तरीक़े, उम्दा उनका किरदार, उम्दा उनकी ड्रेस और लजीज खानों के शौकीन थे। उनसे आप 1 दिन 2 दिन 4 दिन गुफ्तगू कीजिए, कहीं लफ्जिश नहीं थी, कहीं गाली गलौज नहीं थी। बड़े साफ सुथरे जहन के, बड़े शाइस्ता लोगों में उनका शुमार था, अच्छे लोगों में बैठते थे। हैदर साहब सोबत रही, उससे पहले उन्मान साहब से, हकीम अब्दुल मालिक साहब से, मंगलौर के जो भी पढ़े लिखे सलीक़मंद लोग, सबके साथ उनका ताल्लुक़ बहुत ही उम्दा रहा और ज़िंदगी वाकई जीने की तरह वो जिए। लाख मलाल हुआ तो भी जश्न तरब उन्होंने मनाया। अपनी परेशानी, अपनी बेरोज़गारी या अपनी दिक्कतों का कभी इजहार नहीं करते थे, ज़्यादातर हंसने हंसाने वक्त गुजारते थे और बहुत ही खुशफहम इंसान थे। अच्छी अच्छी बातें करते थे, अदब में अच्छी मालूमात रखते थे और बड़े मिलनसार थे, लोग बहुत इज्जत करते थे। तो मंगलौर को बहुत बड़ा नुकसान है उनके जाने से। अच्छे शायर थे, अच्छे इंसान के तौर पर बहुत दूर तक और देर तक उनकी कमी महसूस की जाती रही। एक जहाँ अदबी नशिस्त के आदमी थे, वहाँ एक बहुत वो बेहतरीन एक इंसान भी थे। आज हम लोग उनकी बहुत कमी महसूस कर रहे हैं और कदम कदम पे जहाँ भी छोटी नशिस्त हुई, मुशायरा हुआ या कोई भी फंक्शन हुआ, शमीम साहब के बगैर वो अधूरा रहता था। हम उसमें ज़्यादा अफसोस तो इस बात का है कि हम उनकी कमी पूरी नहीं कर पाएंगे। एक मुद्दत असल में हमें महसूस ही नहीं होने दिया, कभी महसूस नहीं होने दिया उन्होंने कि इस उम्र के आदमी हैं वो। अगर बच्चों की सोसाइटी में बैठे हैं तो वो बच्चे बन के रहे, अगर हम जैसों की सोसाइटी में रहे तो हम जैसे बन के रहे। हमें लगा ही नहीं कभी भी कि हम एक बुजुर्ग आदमी के पास बैठे हुए हैं। हमेशा अच्छी तालीम, अच्छी तरीके से उन्होंने हदीसें भी सुनाना, कुरान की आयतें सुनाना, अशार सुनाना, अपने उस्ताद के शेर सुनाना, ये बहुत सारी खूबियों के मालिक थे। आज हम उनसे महरूम हो गए। देखिए, हमेशा तो कोई भी नहीं रहा है। मैंने वो शेर कहा था कि यूँ तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए, तो ये जो है जाना सबको है, कोई नहीं बचेगा जो दुनिया में आया है, सबको जाना है। लेकिन चंद इंसान ऐसे होते हैं कि जो काफ़ी अरसे तक याद किए जाते हैं, उनमें से शमीम कुरैशी एक नाम। कौन कौन लोग, बड़ा नुकसान है। और शमीम साहब बहुत बड़ी शख्सियत थी मंगलौर की और अल्लामा अबर एहसन गुन्नौरी के
पूरे हिंदुस्तान में आखिरी शागिर्द थे। कहा जाता है कि अल्लामा अबर ने 5000 से ज़्यादा शागिर्दों को इस्लाह दी है और शमीम साहब उनके आखिरी शागिर्द थे। तो ये मंगलौर ही नहीं बल्कि मुल्क के एतबार से भी बड़ा नुकसान है। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझसे बड़े लोग बोले। बस एक शेर उनका याद आ रहा है, देख कर मुझको तड़पता हुआ मक्तल में शमीम, मेरा कातिल मेरे जीने की दुआ मांगे। अगली खबर ऋषिकेश से है, जहां कहा जाता है माता पिता के लिए अपनी संतान के शव को कंधा देना दुनिया का सबसे भारी बोझ होता है, लेकिन चमोली के एक दंपत्ति ने इस दुख की घड़ी में जो भी साहस दिखाया है उसने मानवता और समाज के सामने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसे भविष्य में याद रखा जाएगा। इस दंपत्ति ने अपनी महज 9 दिन की मृत बेटी का शरीर मेडिकल साइंस रिसर्च के एम्स ऋषिकेश को दान कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 9 दिन पहले श्रीनगर बेस अस्पताल में जब इस नन्ही परी का जन्म हुआ था तो परिवार में खुशियों का ठिकाना नहीं था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जन्म के साथ ही मासूम एक गंभीर आंतरिक बीमारी की चपेट में आ गई और साथ ही माता हंसी और पिता संदीप राम बेहतर इलाज की उम्मीद में उसे एम्स ऋषिकेश लेकर आए। यहाँ डॉक्टर ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की। एक जटिल सर्जरी भी हुई, लेकिन मासूम की सांसों की डोर टूट गई। बेटी के जाने के गम में डूबे माता पिता जब बदहवास थे, तब मोहन फाउंडेशन के प्रोजेक्ट लीडर सचिन अरोड़ा और साथ ही लायंस क्लब ऋषिकेश देवभूमि के चार्टर अध्यक्ष गोपाल नारंग ने उनसे संपर्क किया और उन्हें देहदान के महत्व के बारे में बताया। महत्व जानकर माता पिता ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए बेटी के देहदान का कठोर कदम उठाते हुए महान निर्णय लिया है। गोपाल नारंग ने बताया कि संदीप राम और साथ ही हंसी का 6 साल का एक बेटा भी है। शरीर रचना विभाग एनाटमी डिपार्टमेंट एम्स ऋषिकेश की ओर से श्री संदीप जी का और श्रीमती हंसी जी का धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि इन्होंने अपनी 9 दिवसीय जो बच्ची जिनका होल बॉडी डोनेशन इन्होंने करा है मरणोपरांत, उसके लिए हम बहुत आभारी हैं। और चिकित्सा शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में इसमें जो भी योगदान इस बच्ची के द्वारा होगा, हम उसके लिए हम चाहते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले और उनका योगदान के लिए, पूरी फैमिली के योगदान के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। खबर ऋषिकेश से है, जहां ऋषिकेश के लाल पानी और वीरभद्र ब्लॉक क्षेत्र को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग फिर से उठनी शुरू हो गई है। आज सैकड़ों लोग अपने इस मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं और बापू ग्राम में लोगों ने एक विशाल जनसभा में, जिसमें जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया है, एक स्वर में सभी ने कहा कि वन भूमि पर काबिज हजारों परिवारों के घरों की सुरक्षा के लिए इन क्षेत्रों का राजस्व ग्राम घोषित किया जाना बेहद ज्यादा जरूरी है। निर्णय लिया गया कि जल्द ही बैठक कर शहर में एक बड़ी रैली तहसील एवं निकाली जाएगी, जिसमें 50,000 लोगों को शामिल कराने की तैयारी की जा रही है। इस रैली के माध्यम से लोग राज्य सरकार और इन दोनों क्षेत्रों को राजस्व ग्राम घोषित करने के लिए दबाव बनाएंगे। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रविंद्र राणा, पार्षद सुरेंद्र सिंह नेगी और साथ ही मुस्कान चौधरी और अन्य वक्ताओं ने साफ कहा कि 2 पक्षों के विवादों में डाली गई जनहित याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिए हैं उससे लोगों में डर है। लाल पानी और वीरभद्र ब्लॉक में करीब 80,000 लोग अपने घरों को खाने की आशंका से भयभीत है खोने के, और साथ ही इस सभी निवासियों की नजर में सरकार पर टिकी हुई है, इसीलिए सरकार पर ही दबाव बनाने की कोशिश की जाएगी।
धर्मनगरी हरिद्वार में मनरेगा योजना को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि मनरेगा जो कभी गरीबों और आदिवासी मजदूरों के लिए रोजगार की गारंटी थी, आज उसी योजना के जरिए बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि मजदूर सरकार गरीब आदिवासी मजदूरों और साथ ही ठेले खोमचे लगाने वालों के लिए अधिकार छीनना चाहती है उनका। और साथ ही पार्टी का कहना है कि बीजेपी सरकार मनरेगा को कमजोर कर कॉरपोरेट घरानों को बढ़ावा देना चाहती है। मनरेगा का मूल विचार महात्मा गांधी के संकल्प से जुड़ा था। यह उन लोगों के लिए था जिन्होंने देश की लड़ाई लड़ी है। पहले गरीबों को काम की गारंटी थी, रोजगार की गारंटी थी, लेकिन आज के समय में वो गारंटी खत्म हो गई है। कांग्रेस नेता अमन गर्ग ने बताया है कि गांव में रहने वाले गरीब एवं आदिवासी मजदूरों के लिए मनरेगा आखिरी सहारा था, लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि काम मिलना मुश्किल हो गया है और भुगतान में देरी भी हो रही है। फिलहाल बीजेपी की ओर से इन आरोपों पर कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन मनरेगा को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज होती नजर आ रही है। और जिस प्रकार से आज भाजपा ने उस योजना का नाम बदला, तो उसके आधारभूत ढांचे में परिवर्तन करके जो गरीबों के और देश की जनता के साथ चलने का काम किया। सरकार भारतीय जनता पार्टी गांव के गरीब को, मजदूर को, उनके अधिकारों को छीनना चाहती है और कॉरपोरेट जगत को सौंपना चाहती है। मनरेगा का जो मूल विचार था वो महात्मा गांधी के संकल्प का विचार था। उन महात्मा गांधी के मूल संकल्प का विचार था जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, देश को आजादी साम्राज्यवादी ताकतों से दिलाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट के हाथों खेलते हुए मनरेगा योजना का सिर्फ नाम ही नहीं बदल रही, उसकी जो मूलभूत उसमें जो गारंटी दी गई थी, मजदूरी की गारंटी थी, जवाबदेही की गारंटी थी, काम की गारंटी थी, और जो मजदूर को संवैधानिक अधिकार थे उसकी गारंटी थी। जो अधिकार आधारित योजना थी उसको बजट आधारित बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसका हमारा कांग्रेस की स्पष्ट मांग है, जब तक मनरेगा की पुनः वापसी, मनरेगा में जो हमारे संकल्प थे उनको वापसी नहीं किया जाता, तब तक कांग्रेस इसके लिए सड़क से लेस करने का काम करेगी। गांव की, गरीब की, मजदूर की, दलितों की, आदिवासियों की आर्थिकी की रीढ़ थी, जिसको इस भारतीय जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने कुचलने का काम किया है। कांग्रेस का स्पष्ट मानना है और मांग भी है कि जब तक इस योजना के मूलभूत ढांचे में जो कांग्रेस की मांगे हैं, काम की गारंटी, मजदूरी की गारंटी, जवाबदेही की गारंटी, जब तक उसको पूरा नहीं किया जाता तब तक कांग्रेस लगातार संघर्ष करने का काम करेगी। महात्मा गांधी की जो मूल अवधारणा थी हर आंख से आंसू पोंछने की, उसको दृष्टिगत रखते हुए इस योजना का शिलान्यास, इस योजना की आधारशिला मनमोहन सिंह जी की सरकार में सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में रखी गई थी। आज ये भारतीय जनता पार्टी कॉरपोरेट हितों के लिए गांव के, गरीब के, मजदूर के हितों को कुचलना चाहती है, जिसको कांग्रेस कतई भी बर्दाश्त नहीं करेगी।
उधम सिंह नगर में किसानों के साथ हुए फ्रॉड ने उनकी जान ले ली। आपको बता दें, किसान ने खुदकुशी करने से पहले 4 मिनट से ज्यादा का वीडियो बनाया है, जिसमें उन्होंने कई लोगों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। खासतौर पर एसओ और एसएसपी उधम सिंह नगर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वीडियो में उन्होंने कहा कि उनके साथ हुए 4 करोड़ का फ्रॉड हुआ है। जब इस बाबत वहां एसओ के पास गए तो उन्हें कोई हेल्प नहीं मिल पाई है, बल्कि उन्हें उल्टा प्रताड़ित किया गया है। साथ ही एसएसपी को भी कटघरे में खड़ा किया गया। इस पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री ने डीजीपी और मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत को मजिस्ट्रेट जांच के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। यदि आरोपियों के खिलाफ दोष सिद्ध होता है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। को देख रहे हैं। देखिए, बहुत दुखद घटना है और उस पर जांच के आदेश दे दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच उस पर हो रही है और कोई भी कहीं भी अगर दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पूरी जांच जो है ट्रांसपेरेंट तरीके से वहां पर आगे बढ़ रही है और जल्दी ही जो है उसका पटाखा। लेकिन सीएम सर, एक सवाल इसी से जुड़ा, क्योंकि मैं एक किसान हूँ और मैं मर चुका हूँ। जी हाँ, मैं मर चुका हूँ। अब आप मेरी ये वीडियो मरने के बाद देख रहे हैं। मेरे साथ मेरी बीवी, मेरे बेटे ने भी हाई कोर्ट उत्तराखंड में आत्महत्या कर लिया है। हम लोगों के साथ काशीपुर के गिरोह गैंग ने 4 करोड़ का फ्रॉड किया, जिसमें 3 करोड़ नकद और 1 करोड़ रुपए खाते में दिए। उन्होंने जमीन को छोड़ दिखाई और हमें जमीन और दी, जिसके सरगना अमरजीत सिंह, दिव्या, रविंदर कौर, लवप्रीत कौर, कुलविंदर सिंह और जस्सी, हरदीप कौर, आशीष की पत्नी गिरबर सिंह, अमित, गीतांजलि, मोहित, विमल की पत्नी महिपाल सिंह, राजेंद्र, सबिंदर, विजेंदर, पूजा, गुरप्रेम सिंह, जगबीर राय, जगपाल सिंह, मनप्रीत कलसी, सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और सुखवंत सिंह पन्नू, बलवंत सिंह बक्सोरा और जहीर गड्ढा कॉलोनी ने मिलकर हमारे साथ 3 करोड़ रुपए नकद और 1 करोड़ रुपया खाते में डलवाकर धोखाधड़ी की। एक नहीं 2 बार धोखाधड़ी की। जब हम इनकी सबकी शिकायत लेकर एसओ कुंदन सिंह रोतेला थाना ITI काशीपुर के पास गए तो उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी और हमें गाली गलौज करने लगा। उसके बाद हम रोज जाते, हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। इन सब गिरोह गैंग ने एसओ को 30 लाख रुपए देकर अपनी तरफ कर लिया और हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। उसके बाद जब हम अपनी शिकायत लेकर एसएसपी के पास गए तो एसएसपी ने यही शिकायत नीचे भेज दी, लेकिन वहां उस टाइम में भी कोई नहीं हुआ। एसएसपी ने कुछ नहीं करा। हमें उसके बाद हम पैगा चौकी गए। पैगा चौकी जाने के बाद भी हमें 1 महीना तक। खबर चंदौली से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने साइकिल सवार को मारी गोली लगने से गंभीर रूप से हुआ घायल साइकिल सवार। मौके पर पहुंची पुलिस। गोलीकांड की घटना होने से मौके पर एएसपी सहित कई थाने की फोर्स मौजूद है। जमीन विवाद संबंधी चली गोली। घायल तेजबली को पुलिस ने भेजा अस्पताल और साथ ही इलिया थाना क्षेत्र के मालदह पुलिया के समीप की घटना बताई जा रही।
कांड हुआ है, क्या मामला है? आज शाम के टाइम में गांव देहरीकुंड थाना इलिया यहाँ पर सूचना प्राप्त हुई थी कि गोली लगी है और तत्काल पुलिस मौके पर पहुंच करके घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पर पहुंचा गया है। एवं इसमें ये प्रकाश में आया कि आपस में ज़मीनी विवाद है प्रथम दृष्टया। तहरीर प्राप्त होने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी एवं अन्य विधिक कार्रवाई भी होगा इसमें, और अभी हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेजा गया है। क्या स्थिति कुछ बताइए, जानकारी मिल पाई अभी जानकारी नहीं मिल पाई है। अभी उपचार के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। परिवार वालों ने किसी की पहचान बताई, कुछ जानकारी मिल पाई बातचीत में? अभी नाम सामने आए हैं, लेकिन पूरी चीज़ इन्वेस्टिगेशन के बाद फुल क्लियर होने के बाद ही हम लोग कुछ उसमें आगे बता पाएंगे। खबर कानपुर से है, जहां कानपुर नगर निगम में चल रहा पार्षद का विवाद नए मोड़ पर पहुंच गया है। आपसी राजनीति और कथित अपमान में आहत बर्दाश्त पवन गुप्ता। आपको बता दें कि पार्षद पवन गुप्ता ने साथियों के साथ नगर निगम के बाहर सिर मुंडवाकर विरोध करने की घोषणा की थी। मीडिया से बातचीत में पवन गुप्ता ने कहा कि नगर निगम सदन में उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंची है। उन्होंने पार्षद संघ के पदाधिकारियों को बंटी पांडे पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पार्षद को धमकियां दी जा रही है और सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां हो रही। पार्षदों की मांग है कि पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन समाप्त हो, निष्कासन के फैसले वापस लाए जाए और विकास कार्यों के लिए धन का समान वितरण हो। संगठन के आदेश पर सिर मुंडवाने का फैसला टल गया है, लेकिन पार्षदों ने स्पष्ट किया है कि कानपुर नगर निगम में सुधार की उनकी लड़ाई जारी रहेगी। पार्षद जी, आज आप जो है नगर निगम के बाहर बाल मुड़वाने को लेकर के कहा गया था, क्या रहा जो आपको आपने बाल नहीं मुड़वाया, और इसके अलावा क्या मांगे थी जो आप बाल मुड़वाने में मजबूर हो गए? एक तो संगठन हमारा सर्वोपरि है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि ये नहीं करना है, जो चीज़ें हैं वो सब पूरी होंगी। हम लोग का ये है कि भाई हमारी इसी नगर निगम में हमारे सम्मान स्वाभिमान की हत्या हुई थी, तो इसीलिए हम जब हत्या हुई है, कोई मरा है, तो हम इसीलिए बाल बनवाने यहाँ पे आए थे इसी नगर निगम के बाहर। वो हत्या बंटी पाड़े इतने ताकतवर हो गए हैं, कोई बात सुननी नहीं है। परस्पर हमको धमकियाँ, गालियाँ, कई भांति चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग देख रहे हैं, उनके लोग पोस्ट कर रहे हैं। हम शिकायत संगठन में दे रहे हैं, संगठन उनको नहीं समझा पा रहा है, तो क्या करेंगे भाई? हम जब कुछ नहीं कर पाएंगे तो हमारा अपना तो मेन विषय ये है कि आज जब हमारा इसी सदन में, इसी नगर निगम में हमारी सम्मान की स्वाभिमान की अर्थी उठी है, तो इसी के लिए हम अपने बाल आज त्याग करने जा रहे थे। संगठन का आदेश हुआ, माननीय अध्यक्ष जी हम लोग के लीडर हैं, संगठन के शिल्पी हैं, उन्होंने कहा है तो उनकी बात मान के हम नहीं कर रहे हैं, वरना हम सब पार्षदों का ये था कि आज हम कराएंगे, फिर अंकित मौर्य कराएंगे, विकास जायसवाल सब अपने बाल दान करेंगे। हम लोग लड़ नहीं सकते भाई। क्या मांगे हैं आपकी जो आप इस पार्षद वेलफेयर एसोसिएशन खत्म हो, बंटी मुक्त नगर निगम हो, और सामान प्रक्रिया जैसे माननीय अध्यक्ष जी का कहना है कि दो चीज़ें, मान ली हमारा निष्कासन गलत हुआ था तो वो वापस करने को तैयार हैं, और जो हम लोग जनता का मांग थी कि जनता के साथ छलावा ना हो, भारतीय जनता पार्टी के साथ छलावा ना हो, सबको समान रूप से पैसा वितरण करा जाए ताकि अपने यहाँ पे उनके घर पे उनके वार्डों में विकास हो पाए। तो विकास मान लिया हम लोगों ने, अब वो माना, परंतु जो मुख्य बात है नगर बंटी पाड़े मुक्त नगर निगम, जो नगर निगम में घुस के वो पूरी नगर निगम की साख को खोखला कर दे रहे हैं, इसलिए हम लोग आए थे। परंतु संगठन
पाली थाने में सनसनीखेज वारदात, पुलिस अभिरक्षा में महिला को पति ने मारी गोली, सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। आपको बता दें, हरदोई की पाली थाना परिसर सोमवार सुबह उस समय गोलियों की आवाज से गूंज उठा जब पुलिस अभिरक्षा में मौजूद एक महिला को उसके पति ने तमंचे से गोली मार दी। दिन दहाड़े थाने के भीतर हुई इस सनसनीखेज घटना से पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला बीती 7 जनवरी को अपने प्रेमी के साथ घर से चली गई थी, जिसको लेकर महिला के पति सुरजीत पुत्र अरविंद निवासी बख्तवारगंज जनपद शाहजहांपुर के विरुद्ध थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की विवेचना के दौरान पुलिस ने रविवार को महिला को बरामद कर पाली थाना लाया था, जहां पर पुलिस अभिरक्षा में सोमवार सुबह करीब 10:45 पर महिला का पति थाने पहुंचा। जैसे ही उसकी नजर महिला पर पड़ी, वह आपा खो बैठा और अचानक तमंचा निकालकर महिला पर गोली चला दी और गोली लगते ही महिला लहूलुहान होकर थाना परिसर में गिर पड़ी। घटना के बाद थाना परिसर में अफरा तफरी मच गई। पुलिसकर्मियों ने तत्काल घायल महिला को जिला अस्पताल हरदोई भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति गंभीर बताई है। पुलिस ने मौके पर आरोपी पति को तमंचे सहित गिरफ्तार कर लिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च पुलिस अधिकारियों ने संज्ञान लिया है और पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि घटना की हर पहलू से जांच की जा रही है और दोषी के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खबर कानपुर नगर से है, जहां पर घाटमपुर थाना क्षेत्र के ग्राम शारदेपुर में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और मासूम बच्चे की बेरहमी से हत्या कर दी है। घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। गांव में फैला दहशत का माहौल। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार स्वयं मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण कर स्थानीय लोगों से जानकारी ली। फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल से महत्वपूर्ण साक्ष्य किए एकत्रित। वारदात के बाद से आरोपी पति सुरेंद्र स्वामी फरार है। गिरफ्तारी के लिए 3 विशेष पुलिस टीमें गठित की गई हैं। डीसीपी साउथ और एडीसीपी ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की है। पुलिस ने जल्द खुलासे का दिया है आश्वासन। आज शाम को लगभग 9 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर को एक सूचना मिली कि ग्राम शारदेपुर में एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे की हत्या कर दी है। इस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक घाटमपुर एवं अन्य थानों की टीम यहाँ तत्काल मौके पर आई। फॉरेंसिक टीम भी अभी आ रही है और सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मौके पर जो रूबी देवी और उसका एक लगभग 2.5 वर्ष का बच्चा लावांश जिसकी हत्या की गई है, वो यहाँ पे उसकी डेड बॉडी है अभी और सारी प्रक्रिया उसमें की जा रही है। और अभी जो उसका पति सुरेंद्र उर्फ स्वामी मौके से फरार है, जिसकी तलाश के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और शीघ्र ही इस घटना का अनावरण और उसकी गिरफ्तारी की जाएगी। खबर चंदौली से है, जहां अलीनगर थाना क्षेत्र के राम जानकी मंदिर के समीप सोमवार की सुबह एक कार सवार पुलिसकर्मी के कई लोगों को टक्कर मार दी। आपको बता दें, हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए हैं। बेकाबू कार टक्कर मारने के बाद मकान की दीवार से टकराई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार अलीनगर निवासी प्यारे लाल यादव के अनुसार पुलिसकर्मी राम जानकी मंदिर स्कूल की ओर से तेज रफ्तार से कार लेकर आया था और नियंत्रण खो बैठा, जिससे सड़क पर चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। घटना के बाद मौके
पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही अलीनगर थाना प्रभारी अनिल कुमार पांडे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घायलों को तत्काल उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। उक्त पुलिसकर्मी अलीनगर थाना कार्यालय में तैनात है और राम जानकी मंदिर के पास उनका निजी कमरा है। पुलिस द्वारा आश्वासन दिया गया है कि जानकारी वाहन क्षतिग्रस्त हुआ है और साथ ही उनके नुकसान की भरपाई की जाएगी और साथ ही फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और दोषी पुलिसकर्मी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। नाम बताइए अपना। प्यारेलाल यादव। हुआ क्या है यहाँ सुबह सुबह? सुबह सुबह जो है कि उधर राम जानकी मंदिर स्कूल की तरफ से जो है कि पुलिस वाले ने 4 व्हीलर लेके आया और 4 व्हीलर सीधे हमारे घर में घुसा दिया। और किसी को नुकसान वगैरह हुआ? एक महिला का पैर टूटा हुआ है और बच्चे 2 घायल हुए हैं। तो क्या बोल के गए? अभी गाड़ी निकाले तो गाड़ी बोल के गए हैं कि गाड़ी बनवाएंगे और आपका जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करेंगे। अब आगे देखते क्या होता है। तो क्या लगता है कि आपको देंगे वो? क्या धमका? उम्मीद तो कम है, उम्मीद तो कम है। अब देखिए। कानपुर देहात की जिनई बनीपारा में स्थित सुप्रसिद्ध बाणेश्वर महादेव मंदिर में शिव महापुराण कथा के भव्य आयोजन की तैयारियां शुरू हुई। मंदिर परिसर में विधि विधान से भूमि पूजन हुआ संपन्न। यह भूमि पूजन प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा मंत्रोच्चार के साथ किया गया है और साथ ही आयोजन समिति के अनुसार शिव महापुराण कथा 18 तारीख से 25 तारीख तक चलेगी। श्रद्धालु पंडित राघव मिश्रा ने मुखारबिंद से कथा का करेंगे श्रवण। पंडित राघव मिश्रा अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के सुपुत्र समिति अध्यक्ष गौरव सेंगर ने बताया कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने भी कथा के दौरान आने की संभावना उनकी है और साथ ही उनका प्रोटोकॉल 19 तारीख तक आ सकता है और आपको बता दें कि 24 तारीख तक उनके आगमन की संभावना जताई गई। बाणेश्वर महादेव मंदिर अपनी पौराणिक मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसकी स्थापना त्रेता युग में दैत्यराज बाणासुर के द्वारा की गई थी और यह मंदिर रिद्ध नदी के किनारे स्थित है और सावन व महाशिवरात्रि पर यहाँ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है। माताएं बहनें अपने सर पर रख करके और संपूर्ण क्षेत्र का भ्रमण करते हुए और कार्यक्रम स्थल तक ये कलश यात्रा पहुंचेगी। आज हमारे समस्त पत्रकार बंधुओं के और इस समिति में भक्तों की मेहनत प्रयास से आज भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ है और खबर कानपुर से है, जहां चौकी इंचार्ज योगेंद्र शर्मा की विदाई में उमड़ा क्षेत्रीय जनसैलाब। थाना रसूलाबाद क्षेत्र की कहिजरी चौकी प्रभारी योगेंद्र शर्मा लगभग 2 वर्ष का कार्यकाल किया पूरा और साथ ही थाना शिवाली क्षेत्र के मैथा चौकी स्थानांतरण होने पर क्षेत्रीय जनता का दिल जीतने वाले एक हर वर्ग के दिलों पर राज करने वाले चौकी प्रभारी की विदाई में भारी संख्या में लोग उपस्थित रहे। क्षेत्रीय जनता द्वारा प्रतीक चिन्ह का एवं अंग वस्त्र भेंट कर तथा फूल मालाओं के साथ बैंड बाजे की धुन पर स्वागत किया गया। इस मौके पर जनता इंटर कॉलेज कहिजरी के प्रधानाचार्य वीर भान सिंह की उपस्थिति में एनसीसी कैडेट्स ने विदाई के वक्त दी सलामी। खबर बदायूं से है, जहां बदायूं शहर के 3 सभासद पानी की टंकी पर चढ़े। क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा पानी की सप्लाई न आने के कारण चढ़े पानी की टंकी पर करीब महीने से ज्यादा समय से गंदा पानी और साथ ही पानी नहीं आ रहा है। 3 मोहल्ले में आपको बता दें, मोहित सक्सेना वार्ड नंबर 18 कल्याण नगर, मुकेश कुमार साहू वार्ड नंबर 15 ब्रह्मपुर मोहल्ला और साथ ही रफीक उद्दीन वार्ड नंबर 27 नई सराय के सभासद पानी की टंकी पर चढ़े। पानी की टंकी पर चढ़े सभासदों की 3 सूत्रीय मांगे हैं। दूषित
पानी की सप्लाई को तत्काल बंद किया जाए, पानी की जर्जर लाइनों को बदला जाए, पानी की सप्लाई ग्रामीण मोहल्ले से हमारे मोहल्ले को जोड़ा जाए। कल्याण नगर, ब्रह्मपुर और नई सराय मोहल्लों में नहीं आ रहा पानी। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंबेडकर छात्रावास के पास पानी की टंकी का मामला। निर्माणाधीन मकान की दीवार गिरने से मजदूर की मौत, 2 घायल। उसहैद कस्बे में थाना परिसर में चंद कदम दूरी पूर्वी दिशा में बन रहे एक मकान में सोमवार सुबह दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें, ककरुआ गांव निवासी सबतपाल 45 वर्षीय पुत्र सियाराम अपने चचेरे भाई नन्हे 28 वर्षीय पुत्र कुंवरपाल और गांव के ही सर्वेंद्र 24 वर्षीय पुत्र सिंह के साथ उसहैद कस्बा निवासी मोहम्मद मियां के यहां मजदूरी करने पहुंचे थे। तीनों लोग मकान निर्माण के लिए मसाला बनाने की तैयारी में नीचे सामान उठाने गए थे। इसी दौरान पास में चल रही जेसीबी की वजह से आपको बता दें कि अचानक दीवार गिर गई। हादसे में सवेंद्र किसी तरह बाहर निकल आए और साथ ही मामूली रूप से घायल हुए, जबकि सबतपाल और नन्हे दीवार के नीचे दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां रास्ते में ही सबतपाल ने दम तोड़ दिया, जबकि नन्हे की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। हादसे के बाद मृतक के परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक का माहौल व्याप्त है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अध्यक्ष देवेंद्र सिंह ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। हुई आपके साथियों के साथ? हम वहाँ पे गए थे, हमारे साथियों के साथ ये घटना हुई थी। हम जब अंदर गए थे उसमें दीवार के पास में सामान उठाने के लिए, तो दीवार ऊपर से गिर गई थी। हम आगे से निकल गए थे, हमारे साथी एक पीछे था, उससे भी पीछे था। 2 लोग दब गए थे, हमारे भी पैर दबे हुए थे। वहाँ पे मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद में एक बंदे की और 2 लोग यहाँ आ गए थे। पाली थाना परिसर में पुलिस अभिरक्षा के दौरान महिला की गोली मारकर हत्या का मामला लगातार गंभीर होता जा रहा है। दिन दहाड़े थाने के भीतर हुई सनसनीखेज घटना ने पुलिस महकमे को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मामले में पुलिस की लापरवाही सामने आने पर महिला आरक्षी को निलंबित कर दिया गया है। वहीं पूरे प्रकरण की जांच पश्चिमी क्षेत्र के पुलिस अधीक्षक को सौंप दी गई है और पुलिस के अनुसार दिनांक 8 जनवरी को पाली थाने में क्राइम संख्या 7/26 के तहत एक मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मुकदमे के वादी अनूप द्वारा तहरीर दी गई थी और उसकी पत्नी सोनी घर से चली गई थी। विवेचना के दौरान पुलिस ने महिला को बरामद कर पाली थाना लाया था, जहां पर पुलिस अभिरक्षा में थी। वहां पुलिस प्रक्रिया के तहत महिला को मेडिकल परीक्षण एवं अन्य वैधानिक कार्रवाई के लिए लाया जाना था। इसी दौरान महिला का पति अनूप, उसके साथ ही बहन और भाई कुछ लोग थाने पहुंचे। महिला को समझा बुझाकर घर ले जाने को लेकर बातचीत चल रही थी। इसी बातचीत के दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। तभी पति अनूप ने पीछे से तमंचा निकालकर महिला को गोली मार दी और गोली लगते ही महिला गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ी। थाना परिसर में मौजूद पुलिस कर्मियों में अफरा तफरी मच गई। घायल महिला को तत्काल जिला अस्पताल हरदोई पहुंचाया गया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। आपको बता दें, पाली गोलीकांड मामले में कप्तान की बड़ी कार्रवाई और महिला आरक्षी संजना राजपूत और मुकदमे के आयु विक्रांत चौधरी को किया गया निलंबित। सोमवार सुबह युवक ने थाने के अंदर घुसकर पत्नी को मारी थी गोली। निकल के आया है। आपको अवगत कराना है कि पाली थाना के ऊपर दिनांक 8 जनवरी को एक मुकदमा क्राइम संख्या 7/26 दर्ज किया गया था, जिसमें वादी अनूप उनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि उनकी पत्नी सोनी, जिनकी उम्र करीब 30 वर्ष है, किसी व्यक्ति के साथ चली गई है। उसी क्रम में 87 BNS का मुकदमा लिखकर उनकी खोजबीन की जा रही थी और कल जो महिला सोनी, जो कि वादी पत्नी है, उनको बरामद किया गया था और बरामद करने के उपरांत जो भी वैधानिक कार्रवाई हैं वो की जा रही थी। और उसी क्रम में आज जो महिला बरामद हुई थी, जिनका नाम सोनी, जो पत्नी वादी अनूप हैं, उनको
जो महिला आरक्षी है और जो आईओ हैं उनके द्वारा मेडिकल और वैधानिक कार्रवाई हेतु लेकर जाना था। उससे पहले जो थाना मैस है उसके निकट में जो महिला के पति और वादी मुकदमा हैं अनूप, उनके घर वालों में जो महिला इनकी पत्नी है, उनकी सिस्टर, साथ ही साथ इनके छोटे भाई, इनका लड़का और एक अन्य जो उनके मौसा लगते हैं वो मिलने आए थे उनसे, और वो चाह भी रहे थे कि उनको समझाकर घर लेके जाया जाए। उसी दौरान बातचीत के दौरान मेस के निकट में जो वादी मुकदमा अनूप है और महिला के पति हैं उनके द्वारा महिला के ऊपर पीठ पर अवैध शस्त्र से फायर किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए तुरंत से महिला को यहाँ से अस्पताल भेजा गया और शाहबाद से CSC से वहाँ पे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया। दौरान इलाज उनकी वहाँ पे मृत्यु हो गई है। जो महिला का पति है अनूप, उनको मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया है और अवैध शस्त्र को बरामद कर लिया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर जो लापरवाही महिला आरक्षी संजना राजपूत और जो आईओ हैं इस मुकदमे के विक्रांत चौधरी के द्वारा जो लापरवाही की गई है उस क्रम में इन दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही साथ इस पूरे घटनाक्रम की जांच के लिए एडिशनल SP पश्चिमी है उनको जांच दी गई है। अगर इसमें अन्य किसी की भी लापरवाही सामने आती है तो उसमें भी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। खबर चंदौली से ही जाना थाना इलिया क्षेत्र में दिन दहाड़े फायरिंग का पुलिस ने किया खुलासा। भूमि विवाद में तेजबली चौहान पर चली थी 4 गोलियां और साथ ही इलिया पुलिस ने 24 घंटे में 2 अभियुक्तों को दबोचा है। भागते समय बलेनो कार समेत आरोपी गिरफ्तार हुआ है। अवैध पिस्टल और 5 जिंदा कारतूस और 2 मैगजीन बरामद हुई है। मुख्य आरोपी रवि उर्फ शशिकांत ने अपराध कबूल किया है। हत्या के प्रयास व आर्म्स एक्ट में केस दर्ज। फरार सहयोगी की तलाश जारी है। पुलिस सख्त है। कल 11 तारीख को सायंकाल में सूचना मिली थी कि गोली चली है थाना इलिया क्षेत्र के अंतर्गत। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंचे थे। इंजर्ड व्यक्ति को हॉस्पिटल में उपचार हेतु भेजा गया था एवं कई टीमें बने थे। इसमें तहरीर पर 3 नामजद अभियुक्तों थे। इसमें से दो बिहार की तरफ एस्केप करने हेतु जा रहे थे अपने ब्लू बलेनो गाड़ी में। तत्काल पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके इनको गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 है, एक रवि मिश्रा है जो अभी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है और उनके साथी है, और इसमें गाड़ी भी सीज हुई है। साथ में 2 मैगजीन, एक पिस्टल अवैध और 5 बुलेट भी रिकवर हुई है, और मौके से हमें 3 शेल केसिंग्स भी मिली हुई है। आगे गिरफ्तारी के बाद अन्य विधिक कार्रवाई भी किया जाएगा। हत्या के पीछे क्या कारण है? हत्या के पीछे ये प्रथम दृष्टया ये पाया गया है कि ज़मीनी विवाद थे आपस में। इनके माताजी ने कुछ इनको ज़मीन बेचा गया है और उसी के कारण को लेकर के हत्या हुई है, और आगे इसके और विवेचना और अन्य साक्षी के संकलित करके आरोप पत्र इसमें जल्दी न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। पीछे क्या वजह रही है? घटना के पीछे ये वजह था कि ज़मीनी विवाद थे, उसी को ले करके हत्या के प्रयास हुई है। और इसमें ये था कि इनके माताजी द्वारा इनको कुछ ज़मीन बेचे थे, और आगे इसमें और साक्ष्य कलेक्ट करके जल्दी इसमें आरोप पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। महोबा में मकर संक्रांति पर रघुनाथ धाम मंदिर परिसर जैतपुर में भव्य मेले की तैयारी पूर्ण है। मकर संक्रांति के पावन पर्व के अवसर पर रघुनाथ धाम मंदिर परिसर जैतपुर में 14 जनवरी से लगने वाले भव्य मेले की तैयारियां जोरों पर है। ग्राम प्रधान छोटेलाल अहिरवार द्वारा मेले को सुव्यवस्थित एवं स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से साफ सफाई सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मेले की तैयारियों के तहत ग्राम प्रधान ने 1 दर्जन से अधिक मजदूरों को लगाकर मंदिर परिसर एवं आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई कार्य शुरू कराया। इसके साथ ही श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं भी सुनिश्चित की जा रही है। ग्रामीणों व श्रद्धालुओं में मेले को लेकर उत्साह का माहौल भी देखने को मिला है।
क्या नाम है आपका? महेंद्र कुमार तिवारी। आज गांव में सफाई हो रही है, क्या है? मकर संक्रांति का त्यौहार और मेला भी चल रहा है, इसलिए यहाँ की सफाई करा रहे हैं और हर हमेशा की सफाई चलती रहती है। मेला कब से चालू होना है? 14 जनवरी। जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल स्थित संत विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रांगण में महाविद्वान स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे सपा के पूर्व सांसद एवं करहल विधायक तेज प्रताप यादव का बुके एवं शॉल उड़ाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्राओं ने स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांध दिया। कार्यक्रम को देखकर विद्यालय में मौजूद कस्बा वासी मौजूद और साथ ही छात्र छात्रा गदगद हुए और कार्यक्रम को देखकर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे तेज प्रताप यादव ने शुभकामनाएं देते हुए कार्यक्रम करने वाले छात्र छात्राओं को बधाई दी। इसके बाद में मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का अस्तित्व मिटा रही है, क्योंकि महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोगों का सांठगांठ के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया है। आपको बता दें, संगठन के लोगों ने भरपूर सहयोग दिया, ऐसा उन्होंने कहा। और साथ ही उन्होंने SIR को लेकर सरकार पर निशाना साधने का काम करते हुए कहा कि अब की बार उत्तर प्रदेश में पड़ा की सरकार भर रही है और साथ ही जिससे वह डरी हुई है और साथ ही इसी के माध्यम से इसीलिए SIR के माध्यम से वोट काटने का काम कर रही है। तेज प्रताप यादव पूर्व सांसद विधायक करहल ने जानकारी दी और साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सरकार केवल दोहरी राजनीति कर रही है, केवल हिंदू मुस्लिम का काम कर रही है और हिंदू को बचाने के लिए कोई भी प्रदेश व केंद्र सरकार बड़े कदम नहीं उठा रही है। आपके विद्यालय में एक कार्यक्रम आयोजित किया है जिसमें सांस्कृतिक बच्चों ने कार्यक्रम में भाग लिया है और सांस्कृतिक प्रोग्राम किया है। जी सर, किस उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम कराया गया है, क्या पूरा मामला? जी, ये आज विवेकानंद जी की 163वीं जयंती है और ये विद्यालय भी हमारा विवेकानंद जी के नाम से है। मैं प्रतिवर्ष इस कार्यक्रम को, चाहे सर्दी हो, कोहरा हो, कुछ भी हो, बरसात हो, बड़े धूमधाम से मनाता हूँ। इससे क्या है कि बच्चों, क्योंकि विवेकानंद जी को युवाओं का प्रेरणा स्रोत कहा जाता है और विवेकानंद जी ने जो भी कहा है, जो किया है, वो युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है। इससे बच्चों को बहुत प्रेरणा मिलती है और इनके आदर्शों पर चलकर बच्चे हमारे अच्छे देश के नागरिक बने, इसलिए ये कार्यक्रम कराता हूँ। सर, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे बच्चों को और आने वाली पीढ़ी? जी, आगे आने वाली पीढ़ी, वैसे तो सर लंबी बात है कि बच्चे पहले मिलेनियम बच्चे थे, अब जेन जी से जेन अल्फा बच्चे हो गए हैं। बड़ी कठिन परेशानियां हैं बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों का मोबाइल फोन ने बहुत उन्हें विकृत कर दिया है। गार्जियंस भी उससे कुछ नहीं कर पा रहे हैं और स्कूल में भी, लेकिन मैं फिर भी बच्चों को फोन से दूर रहने का और महान पुरुषों की नीतियों पर, उनके विचारों पर, उनके सद विचारों पर चलने के लिए प्रेरित करता रहता हूं। और वही मैं चाहता हूं कि बच्चे, अगर भारतीय संस्कृति को बचाना है तो महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनके आदर्शों पर चलना पड़ेगा। विवेकानंद प्रांगण में, ये विद्यालय है, उसके प्रांगण में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, आपने भी शिरकत की है यहाँ पर, क्या दिशा निर्देश देना चाहेंगे? पहले तो मैं इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक और प्रधानाचार्य और सभी समस्त अध्यापकों को धन्यवाद देता हूँ। हर वर्ष की भांति यहाँ से विवेकानंद जी के जन्मोत्सव मनाया जाता है और इस विद्यालय परिवार की शायद स्थापना दिवस भी इसी को रूप में मनाया जाता है। मैं धन्यवाद देता हूँ और यहाँ के बच्चे दिन प्रतिदिन उन्नति करें, ऐसी मैं कामना करता हूँ और आगे उच्च शिक्षा में जाएं और अच्छे देश की सेवा समर्पित भाव से करें, यही हमारी कामना। सर, सांस्कृतिक प्रोग्राम किया गया, देश को क्या संदेश जाता है सांस्कृतिक प्रोग्राम के लिए? बच्चों के द्वारा हमारे जीवन में वो सारी चीजें दिखाई जाती हैं जो हमारी संस्कृत विरासत और आने वाले भविष्य की जो तैयारियां होती हैं, वो बच्चों के द्वारा प्रस्तुतिकरण दिया जाता है, जिससे समाज में लोगों में जागृति अनवरत आती जाती है। हमने शिरकत की है, सर, क्या कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? देखिए, संत विवेकानंद स्कूल कई सालों से हमारे इस करहल के आसपास के बच्चों को शिक्षा देने का काम कर रहा है और हर साल स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर यहाँ कार्यक्रम में हम लोग आने का मौका मिलता है और हम लोग आए हैं और बहुत ही अच्छा सांस्कृतिक कार्यक्रम बच्चों ने प्रस्तुत किया और उसके साथ ही साथ जो पिछले साल का जो रिकॉर्ड था इनका एकेडमिक, बहुत अच्छा वहाँ का रिजल्ट आया है और मेरी शुभकामना है संत विवेकानंद स्कूल के लिए। सर, सरकार जो है ना, अब एक देखने को मिला है कि सरकार महात्मा गांधी के
चित्र को नोटों से गायब करना चाहती है। सर क्या कहेंगे संबंध? देखिए, सरकार के पीछे जो संगठन है, जो नींव है इस पार्टी की, सभी लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी जी को, राष्ट्रपिता को कितनी नफरत ये लोग शुरू से करते आए। इनके हत्यारों का संग हमेशा भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन उसने दिया, और लगातार गांधी जी के हत्यारों को ये इन्होंने उनको बड़ा चढ़ाकर पेश किया, उनकी जयंती मनाई। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि महात्मा गांधी को गायब करना चाहते हैं, ये क्योंकि हमेशा से इनकी जो विचारधारा रही है वो बापू के सिद्धांतों की विपरीत है। सर अगर बात करें SIR को लेकर बड़ा घमासान मचा हुआ है, कई वोट काटे जा रहे हैं। देखिए, SIR के बहाने से जो वोट काटने की बड़ी साजिश भारतीय जनता पार्टी की, क्योंकि वो समझ गए हैं कि जहां PDA के फॉर्मूले से अब सरकार उनकी बनने वाली नहीं है, PDA के फॉर्मूले समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, इसलिए पिछड़े और दलितों का, अल्पसंख्यकों को वोट काटने के लिए SIR को उन्होंने बनाया। और हमारे लोगों ने बहुत मेहनत की, बहुत वोट बनवाए, और लगातार हमारी निगाह इस बात पर है कि कहीं कोई जरूरी सरकार न कर पाए। अच्छा सर, करम विधानसभा में एक जगह चुनाव बहिष्कार हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं रोड को लेकर? देखिए, जहाँ पर चुनाव बहिष्कार हो रहा है वहाँ अंदर का जो विकास कार्य था वो हम लोगों ने अपनी निधि से कराया है, और जिस सड़क की मांग है उसको हम लोग कई बार लिख के दे चुके हैं, क्योंकि बड़ी सड़क है, कनेक्टिंग रोड है, और PWD में हम लोग लिख के दिया है। कई बार हम लोग प्रस्ताव भी दे चुके हैं, अभी तक कोई सरकार की तरफ से पैसा जारी नहीं हुआ। हमारी कोशिश है कि उस पर पैसा जारी करके वहाँ काम कराएं। सर अगर जो बात करें बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, लेकिन आपकी जो हिंदूवादी की बात करती हुई जो सरकार है वो चुप क्यों बैठी हुई है? देखिए, जब चुनाव होता है उस समय ही भारतीय जनता पार्टी को सब याद आते हैं, और अब बांग्लादेश की बात छोड़िए, जो उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, बुलडोजर चल रहे हैं, वो भी सब सरकार की देन है। इसलिए सरकार की केवल चुनाव के दौरान लाभ लेने के लिए हिंदू और मुस्लिम की बात करती है, उस पर हमको कई सरोकार नहीं। भागलपुर में शिक्षा और ज्ञान को प्रोत्साहित करने की एक नई पहल की शुरुआत हुई है। आपको बता दें, KBC की तर्ज पर अब भागलपुर में KBL यानी कौन बनेगा लखपति कार्यक्रम और साथ ही कार्यक्रमों का शुभारंभ किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों को 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार जीतने का मौका मिलेगा। दरअसल भागलपुर के परवत्ती चौक के समीप स्थित K2 शिक्षण संस्थान में इस अनोखे कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। K2 इंस्टीट्यूट के संस्थापक विनय कुमार द्वारा शुरू किए गए इस कार्यक्रम में न सिर्फ जिले बेसिक बल्कि आपको बता दें बिहार के छात्र भी शामिल होंगे, भाग ले सकते हैं। खास बात यह है कि इसमें शामिल होने के लिए कोई शैक्षणिक योग्यता सीमा निर्धारित नहीं की गई है। KBL कार्यक्रम के तहत प्रतिभागियों को कुल 24 सवालों के सही जवाब देने होंगे। हालांकि इससे पहले सभी प्रतिभागियों को एक सामान्य लिखित परीक्षा से गुजरना होगा। इस परीक्षा में ग्रुप टॉपर को 1000 रुपए का नगद पुरस्कार देकर सम्मानित किया जाएगा और पुरस्कृत भी किया जाएगा। आपको बता दें, कार्यक्रम में भाग लेने के लिए नाम मात्र का शुल्क रखा गया है और पूरी प्रक्रिया ऑफलाइन माध्यम से आयोजित की जाएगी। आयोजकों का कहना है इस पहल का उद्देश्य छात्रों में सामान्य ज्ञान, आत्मविश्वास और प्रतिस्पर्धात्मक सोच को बढ़ावा देना है। यदि आप भी इसके बल पर BL कार्यक्रम में भाग लेकर लखपति बनने का सपना देखना चाहते हैं तो अधिक जानकारी के लिए K2 इंस्टीट्यूट परवत्ती चौक भागलपुर में संपर्क कर सकते हैं या संस्थापक विनय कुमार से मोबाइल नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। K2 इंस्टीट्यूट द्वारा KBL कार्यक्रम भागलपुर में आयोजन किया गया था, जिसमें 2 तरह का टेस्ट होता है, GS और फिजिक्स का, जिसमें से 1 लाख का प्राइज रखा गया था और ग्रुप टॉपर को 1000 और क्वालिफाइंग 200 रुपया रखा गया था। ये आयोजन फर्स्ट सीजन हुआ, जिसमें कि डिस्ट्रीब्यूशन लड़के को दिया गया, ग्रुप टॉपर को 1000 दिया गया और क्वालिफाई को 200, और हॉट सीट पे जो जीते उनको भी दिया गया। ये कार्यक्रम मंथली होता है, क्वार्टरली होता है और ईयरली होता है। यानी मंथली 10,000 का पुरस्कार आप जीत सकते हैं और क्वार्टरली 1 लाख का पुरस्कार जीत सकते हैं और ईयरली जो है 2 लाख रुपया का पुरस्कार आप जीत सकते हैं। ये छात्र जो है जनरल कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं या इंजीनियरिंग या मेडिकल कर रहे हैं या 6 से लेके क्लास कर रहे हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 कोई भी इसमें भाग सकते हैं, इस पार्टिसिपेट ले सकते हैं ना, उसको पुरस्कृत किया जाता है। क्यों करते हैं इस तरह का कार्य? इसलिए करते हैं कि आप नॉलेज को अपग्रेड करें, नॉलेज का यूज हो सके। अगर हम नौकरी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाद भी यहाँ नॉलेज अपग्रेड रहे और उसको आर्थिक मदद दिया जा सके किसी भी मतलब पुरस्कार के रूप में। मैंने 1000 का काउंसलिंग किया था, लड़के के बीच में गया था, जिसमें कि बहुत कम रुचि ले रहे हैं, पता नहीं डर लग रहा है क्या लग रहा है,
10 लड़के भाग लिए और हमें उम्मीद है कि आगे चल के ज़्यादा संख्या में बढ़ाएंगे। और जो 10 भाग लिए वो उनकी शेर की तरह एटीट्यूड है, न कि सर्कस की तरह, है ना। आगे चल के वो भविष्य में बेहतर कर सकता है, कुछ आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास अपने ऊपर रहेगा, छोटा छोटा काम हो सकता है। अगर आत्मविश्वास आपके ऊपर नहीं है तो छोटा भी काम नहीं हो पाएगा। आने वाला समय में अगर हमारे संस्था से KVL कार्यक्रम से अगर जुड़ते हैं साल भर, तो उनका जो इस प्रोसेस में ज्ञान जो हासिल होगा, या जनरल स्टडी हो या फिजिक्स स्पेशल, उसको हम अगर उसको लगता है मेरी सहायता हो तो हम 3 दिन उसको क्लास सैटरडे संडे मंडे दे सकते हैं, ताकि KVL में पुरस्कार वो जीत पाए, अगर उसको मेरी ज़रूरत है तो। नहीं तो स्वतंत्र रूप से जहाँ भी पढ़ रहा है पढ़े और यहाँ के KVL में भाग ले और अपना पुरस्कार वो जीत पाए, ताकि वो एक छोटा छोटा अपना ज़रूरत की चीज़ को पूरा कर सके। वो पढ़ाई के क्षेत्र में हो या कोई भी क्षेत्र में हो, वो आर्थिक मदद 1000 से 2000 ईजी वे में यहाँ से पुरस्कार ले सकते हैं। मेरा नाम अंकेश कुमार है और आज हमको K2 इंस्टीट्यूट में दोबारा प्राइज़ मिला है, जिससे हमको बहुत खुशी है। पिछले बार भी आए थे तो हम ग्रुप टॉपर हुए थे और इस बार भी आए ग्रुप टॉपर हुए। तो इनसे हम कहना चाहेंगे सभी स्टूडेंट को यहाँ पर पार्टिसिपेट लेना चाहिए, और भी स्टूडेंट को जिनको हेल्प मिल सके, जिनको भी अगर ज़रूरत हो या फिर इन केस नॉलेज गेन करना हो या फिर पुरस्कार चाहिए या फिर समथिंग लाइक, अगर जिनको भी प्राइज़ चाहिए या फिर कुछ भी और करना है नॉलेज, यहाँ सर K2 इंस्टीट्यूट KVL एक जो कि पहले चैलेंजर टेस्ट के नाम से जाना जाता था, अभी भागलपुर में परबत्ती में स्थित है। वहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा KVL का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है, और इनके ऑर्गेनाइजेशन कराने वाले सर का नाम विनय सर है। सवाल हर स्टूडेंट के क्राइटेरिया वाइज होती है, अगर जहाँ कोई जनरल, अगर जहाँ कोई कॉमर्स के हैं तो उसके हिसाब से ही सवाल पूछा जाता है, और अगर जब कोई JEE का तैयारी कर रहे हैं, कोई मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो उनके हिसाब से ही सवाल पूछा जाता है। ना किसी से ज़्यादा टफ पूछा जाता है, ना किसी से ज़्यादा इजी पूछा जाता है, एकदम एवरेज लेवल पे, ताकि कॉन्सेप्ट बेस्ड पूछा जाता है ताकि वो जवाब दे सके। ऐसा नहीं कि एकदम हार्ड पूछ दिया ताकि वो कुछ करे, जवाब ही नहीं दे पाए, जीत ही नहीं पाए। तो सर का जो मोटिव है वो नॉलेज गेन कराना या फिर अवेयरनेस फैलाना है, ना कि एडवर्टाइजमेंट करवा के और सिर्फ एग्ज़ाम लेके बच्चों से पैसा लेना। क्या नाम हुआ? मेरा नाम अंकेश कुमार है। कहाँ पर है? हम अभी हॉस्टल में रहते हैं सर, आदमपुर। किस क्लास? हम अभी 12th में एंटर करने वाले हैं, अभी हम 11th। लखीसराय से एक बड़ी सांस्कृतिक खबर सामने आई है, जहां माघ माह की महाअष्टमी पर शुरू हुई श्रृंगार ऋषि महोत्सव ने जिले को नई पहचान दिलाई है। इस अवसर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने लखीसराय को ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संगम की धरती बताया है। माघ माह की मास की आरती और साथ ही अष्टमी के पावन अवसर पर आयोजित इस महोत्सव का उद्घाटन राम कथा वाचक और मुरारी बापू के सानिध्य में हुआ है, जिसने आयोजन को और भी भारी और साथ ही लखीसराय में रविवार को श्रृंगी ऋषि महोत्सव का भी शुभारंभ किया गया है और उसने उसको दिव्य बना दिया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा, श्रृंगी ऋषि महोत्सव ने लखीसराय को एक नई पहचान दी है। यह भूमि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और साथ ही आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत गौरवशाली है। इन्होंने कहा कि पथ निर्माण मंत्री रहते हुए रामपुर से बाबा श्रृंगी ऋषि धाम तक सड़क निर्माण में ऋषि में आपको बता दें कि क्षेत्र में पर्यटन का द्वार खुला है। लखीसराय में पहली बार 7 बड़े महोत्सवों की शुरुआत की गई है, जिनमें श्रृंगी ऋषि महोत्सव भी शामिल है। उप मुख्यमंत्री ने श्रृंगी ऋषि धाम को त्रेता युग और साथ ही जुड़ा पावन स्थल बताते हुए कहा कि यही वो भूमि है जहां ऋषि श्रृंगी के नेतृत्व में राजा दशरथ का पुत्र कोटिम यज्ञ हुआ था और साथ ही भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। ये धाम राम सर्किट और साथ ही बौद्ध सर्किट से जुड़ा हुआ है और इसका विकास साथ साथ विरासत को भी सशक्त किया जा रहा है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास की भी और विरासत भी के मंत्र पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की दिशा में हो रहे प्रयासों को भी सराहना इसकी की और साथ ही कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की मौजूदगी में इस आयोजन को ऐतिहासिक बनाया गया। दोनों का जोड़कर और कितना सुखद संयोग हुआ कि आज ये कार्यक्रम हो रहा है और हमारे दोनों निवर्तमान और वर्तमान दोनों ही विधायक आज यहाँ उपस्थित हैं।
इस सूत्री के हमारे उपाध्यक्ष आदरणीय दीपक जी यहाँ उपस्थित हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। और इस बीच में कितनी सकारात्मक बात रही कि हमारे इसी क्षेत्र की बेटी पिंकी कुशवाहा जी आज बिहार महिला आयोग की सदस्य के रूप में उपस्थित है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पिंकी जी। आपका इस क्षेत्र की बेटी बहू होने की वजह से हम सबके लिए बहुत ही गर्व की बात है। अंशु कुमारी जी, चेयरपर्सन जिला परिषद, आज यहाँ उपस्थित है। पूरा जिला ही इनका क्षेत्र है और आज इस क्षेत्र में उपस्थित हुई हैं, हम सबके लिए गर्व की बात है। इतनी भारी संख्या में महिलाओं की तादाद, आदिवासी बच्चों की तादाद देखकर यही लग रहा है कि यह श्रृंगी ऋषि महोत्सव यहाँ होना बहुत ही आवश्यक है। आज श्रृंगी ऋषि कमेटी के सभी सदस्य उपस्थित हैं, सभी आदिवासी भाई बहन यहाँ उपस्थित हैं, हमारे सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं, जिला परिषद के सदस्य उपस्थित हैं, उन सदस्यों के प्रतिनिधि उपस्थित हैं। मैं उन सबका स्वागत करना चाहूँगा। और मुझे जो जानकारी मिली है कि यह चुनचुन देवी जी का क्षेत्र है जिला परिषद में, और उनका भी स्वागत है, अभिनंदन है। उनके गांव, परिवार, समाज के सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। विशेष रूप से इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो आदिवासी समुदाय के जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। मंदिर कमेटी के जितने भी मेंबर बने हैं, चाहे वो पुराने मेंबर हो, चाहे वो नए मेंबर हो, चाहे उनके साथ जुड़े हुए सभी लोग हों, जिन जिन लोग का इस मंदिर के प्रति स्नेह रहा है, जिन लोगों ने इस मंदिर के प्रति अपना दायित्व निभाया है, उन सभी का स्वागत है। आज बड़ा ही पावन दिन है, माघ मास है। सभी माह में ये माह को बड़ा पवित्र और बड़ा ही ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया गया है। आज महाअष्टमी का दिन भी है और श्रृंगी ऋषि महोत्सव एक पवित्र संत राम कथा वाचक मुरारी बापू के मुखार बिंदु से जो शुरुआत हुआ, इस पावन अवसर पर हमारे बीच सूरजगढ़ के विधायक माननीय रामानंद मंडल जी, पूर्व विधायक राजवीर सूत्री के सदस्य श्री प्रहलाद यादव जी, जिलाधिकारी मिथिलेश मिश्रा जी, एडीएम नीरज जी, शशि कुमार जी, राज्य महिला आयोग की सदस्य बहन पिंकी कुशवाहा जी, जिला परिषद अध्यक्षा अंशु कुमारी जी, मदन मंडल जी, भाजपा के जिला अध्यक्ष दीपक कुमार जी, पूर्व जिला अध्यक्ष देवानंद साहू जी, वर्तमान जिला परिषद की सदस्य चुनचुन देवी जी, बरैया नगर परिषद अध्यक्षा बेजी देवी, कजरा भाजपा मंडल अध्यक्ष विजय सिंह जी, जयशंकर पांडे, हिमांशु जी, अमित जी, सीताराम बाबू, नंदू मुखिया जी, रामचंद्र साहू जी, रामदेव बाबू, और इस व्यवस्था में यहाँ देख रहे सकलदेव बिंद जी, मनोज जी, सुरेश जी, विक्रम जी, राजेश जी, जूली मुखिया जी, बगल में मनगर के मुखिया जूली मुखिया, पंकज मुखिया जी, अभिषेक जी, विकास आनंद, वेंकटेश जी, प्रेस मीडिया के बंधुओं, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक के संगम से परिपूर्ण लखीसराय जिला की एक अलग पहचान है और यह पहचान गौरवान्वित करता है क्योंकि इस धरती पर मेरा भी जन्म हुआ है। 70 के दशक में बगल में तिलकपुर ग्राम, आज हमारे बीच बड़े भाई सभी नरेश बाबू, जिनके द्वारा
राजनीति के शिवगढ़ा विधानसभा के क्षेत्र में हमने प्रवेश किया और लखीसराय के अंदर जब सेवा का अवसर मिला, पथ निर्माण मंत्री के रूप में आज रामपुर से सिंगरी रेसी तक हमने पथ निर्माण से उसको स्वीकृति देकर पर्यटन का पहला द्वार खोला। एक नया वातावरण बनाने का शुरुआत सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों में शुरू किए गए महोत्सव में लखीसराय जिला का सिंगरी ऋषि महोत्सव का भी हमने खबर सोनभद्र से है, जहां वृद्धाश्रम में कंबल बांटकर मनाया गया कांग्रेस ने प्रियंका गांधी का जन्मदिन। आपको बता दें, कांग्रेस कमेटी के सदस्य आशुतोष कुमार दुबे आशु के नेतृत्व में वृद्धजनों को कंबल किया गया वितरित। कार्यकर्ताओं ने प्रियंका गांधी की लंबी उम्र की कामना की। प्रियंका गांधी फिर से उत्तर प्रदेश की प्रभारी बने और कांग्रेस और मजबूत हो। इस दौरान पार्टी की नीतियों पर चर्चा की गई। बताया गया, कांग्रेस का सोनभद्र में गहरा नाता रहा है। प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सोनभद्र में कई कार्य योजनाओं का लोकार्पण किया था और साथ ही रिहंद डैम और साथ ही एनटीपीसी अनपारा ओबरा तापीय परियोजना का निर्माण कराया गया। और साथ ही कांग्रेस की सोच थी कि जनपद के दलित, आदिवासी, किसान, मजदूर, महिलाएं और व्यापारी वर्ग को दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। इसी उद्देश्य से कल कारखानों का कांग्रेस ने निर्माण कराया था। और साथ ही आशुतोष कुमार दुबे ने कहा कि घोरावल विधानसभा के उम्भा में आदिवासियों पर हुए अन्याय का भी जिक्र किया। आशुतोष ने कहा, प्रियंका गांधी ने दिल्ली से आकर उम्भा में आदिवासियों के लिए आवाज उठाई थी। क्या कार्यक्रम था आज शाहजहाँपुर यहाँ पे वृद्धाश्रम में कंबल वितरण आप लोगों ने किया, क्या उद्देश्य है? आज जो है 12/1/2026 है। आज हमारी राष्ट्रीय महासचिव सांसद दीदी जो है प्रियंका गांधी जी का जो है आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ पर वृद्धाश्रम में जहाँ पर बुजुर्ग रह रहे हैं, यहाँ पर आके हम लोगों ने जो है जाड़े का समय है, उनके दीदी के जन्म दिवस के अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे कंबल वितरण किया है। यह किसी से छिपा हुआ नहीं है कि देश के अंदर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने काम किया है, चाहे वो बुजुर्ग है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो किसान, आज फिर से लोग कांग्रेस को याद कर रहे हैं। मैं भावुक हूं बहुत आज के इस पल में, जो है बुजुर्गों से आशीर्वाद आज बहुत मिला, दीदी को आशीर्वाद मिल रहा है, लोग आज याद कर रहे हैं। और इस जनपद में विशेष ध्यान और इस जनपद को विशेष स्थान कांग्रेस हमेशा देती थी। चाहे आप देख लीजिए, यहाँ पे हिंडाल्को इंडस्ट्री से लेकर एनटीपीसी से लेकर जो परियोजनाएं हैं, जो नहरें हैं, इसको जो है जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी, इन सारे लोगों ने स्थापित किया। ये छुपा हुआ चीज नहीं है पूरे देश के अंदर। और जो है देखिए, ये तालियां बजा रही है, बता रही है कि ये लोग आज भी पार्टी को चाहते हैं। और जो सोच से, जिस सोच से आते आदिवासी जनपद है, यहाँ पे पनिका जी रहे, जिनको हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बहुत करीबी होते थे उनके, यहाँ पे व्यवस्थाएं दी गई जनपद को। लेकिन ये हम लोग के लिए आज बहुत कष्ट का विषय है कि वर्तमान सरकार और पिछले 89 के बाद से जो सरकारें रही उत्तर प्रदेश के अंदर, उन्होंने इस जनपद को अछूता कर दिया। और यहाँ का आदिवासी, यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का युवा, यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लोग अपने आप को जो है बाहरी समझ रहे हैं और उनको आज स्थान इस कंपनियों फैक्ट्री में नहीं दिया जा रहा है। और हम लोग आज दीदी का जन्मदिवस मनाए हैं, बहुत खुश है कि वो ऐसे ही हम सारे लोगों पर ध्यान दे। दीदी का यहाँ लगाव भी, आदिवासियों का जब मामला है तो सबसे पहले उम्भा में अगर आने का काम किया तो हमारी दीदी ने आने का काम किया। तो इसलिए ये दिखता है कि दलितों, आदिवासियों, गरीबों को और सबके साथ जो आत्मीय लगाव है वो कांग्रेस पार्टी का हमेशा से रहा है और आज भी है। और आज हम लोग उनको याद करें और यह देश चाहता है फिर से, यह जिला चाहता है, प्रदेश चाहता है फिर से कांग्रेस आए और लोग
स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर प्रदेश में स्वदेशी संकल्प दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दौड़ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में युवा खिलाड़ी और आमजन मौजूद रहे और साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के लिए प्रेरणा के सबसे बड़े स्रोत है और उनके विचार आज भी देश को दिशा दिखा रहे हैं। उन्होंने बताया कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, जहाँ लगभग 65% आबादी 42 वर्ष से कम आयु की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में युवाओं के लिए शिक्षा, कौशल और नवाचार के क्षेत्र में मिल रहे अवसरों का जिक्र किया। साथ ही कहा कि उत्तराखंड सरकार युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि पिछले 4 वर्षों में 27,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिली है, जो अपने आप से एक रिकॉर्ड है। और मुख्यमंत्री ने युवाओं को भरोसा दिलाया कि सरकार उनके सपनों को साकार करने के लिए हर कदम पर उनके साथ खड़ी हुई है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। उनकी प्रेरणा से आज भारत भी, हमारा देश भी आज दुनिया का सबसे युवा देश है। जहाँ की 65% आबादी 42 वर्ष से कम के लोगों की है और दुनिया के सबसे युवा देशों में से भारत हमारा एक देश है। आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में युवाओं के लिए अनेक नवाचार के अवसर देश के युवाओं को मिल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, कौशल का क्षेत्र हो। उनकी प्रेरणा से उत्तराखंड के अंदर हम युवाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, चाहे आज रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे स्वरोजगार की दृष्टि से हो या अन्य जो हमारे नवाचार हों, वो युवाओं को विशेष रूप से फोकस करके हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने राज्य के अंदर युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए 27,000 युवाओं को पिछले 4 सालों में सरकारी नौकरी उनको मिलने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं आज के अवसर पर सभी युवाओं को विश्वास दिलाता हूँ कि हमारी सरकार युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उनके साथ खड़ी है। युवा आगे बढ़े, सरकार उनके हर कदम पर साथ। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।